हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य अकेडमी पटना। आज से हम लोग टॉपिक ऑफ द डे सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम मेजर जो करंट न्यूज हैं उसे कवर करेंगे, जो आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सेशन और हम फर्दर कंटिन्यू इसे करेंगे। इस टॉपिक ऑफ द डे सेशन में आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वह है ग्लोबल हंगर इंडेक्स से रिलेटेड है। ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिसेंटली रिलीज हुआ है और इसमें इंडिया का जो कंडीशन है, जो स्टेटस है, वही बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में है। इंडिया का रैंक जो है और 107 है आउट ऑफ 121 कंट्रीज विथ ए स्कोर ऑफ 29.1। इंडिया वाज इन अ सीरियस कैटेगरी स्टेटस। अब सोचने वाली बात है, इतनी बड़ी कंट्री का स्टेटस जो रिपोर्ट है वो इतना वर्स्ट है। 2021 में इंडिया का जो रैंक था वो 101 था। मतलब इंप्रूवमेंट करने के बजाय हमारे जो हंगर इंडेक्स है उसमें हम लोग डिटोरिएट कर रहे हैं और इस बार हम लोग 107 रैंक पे पहुंच गए हैं, जिसके कारण इंडिया को सीरियस कैटेगरी में रखा गया है। ये तो हुई रिपोर्ट की बात। अब सबसे पहले वाली बात हमें जानना ये है कि आखिर ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स है क्या। तो बेसिकली ये एक टूल है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स बेसिकली एक टूल है जो नेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, रीजनल लेवल पे हंगर को मेजर करता है। हर एक कंट्रीज में क्या उसका स्टेटस है उसको मेजर करता है यह हंगर इंडेक्स, जिसके 4 बेसिक कंपोनेंट है। उस कंपोनेंट के अकॉर्डिंग ही हर कंट्री का स्टेटस डिसाइड किया जाता है कि वह किस कैटेगरी में रह सकता है। और वो जो 4 कंपोनेंट है जीएसआई स्कोर के, पहला है अंडर नरिशमेंट। अंडर नरिशमेंट क्या है कि शेयर ऑफ पॉपुलेशन विथ इनसफिशिएंट कैलोरी इंटेक, कि जितने भी पॉपुलेशन है उस देश में, उस रीजन में, उसमें कैलोरी इंटेक कितना है। अगर वो कम होता है तो उसे अंडर नरिशमेंट की कैटेगरी में रखा जाता है। फिर आता है चाइल्ड स्टंटिंग, कि एज के अकॉर्डिंग उसका हाइट क्या है। 5 इयर्स ऑफ एज है और उसके अकॉर्डिंग अगर आपकी हाइट नहीं है उसे हम चाइल्ड स्टंटिंग कहते हैं। शेयर ऑफ चिल्ड्रन अंडर एज 5 हु हैव लो हाइट फॉर दियर एज। थर्ड वन इज चाइल्ड वेस्टिंग, कि अंडर 5 एज में उसके एज के अकॉर्डिंग उसका वेट कितना है। अगर उसका वेट उसके अकॉर्डिंग कम है देन वह चाइल्ड वेस्टिंग के कंडीशन में आता है। फोर्थ वन इज चाइल्ड मोर्टालिटी, दैट इज शेयर ऑफ चिल्ड्रन हु डाई बिफोर दियर 5th बर्थडे, कि बहुत सारे बच्चे जब जन्म लेते हैं, पहला बर्थडे मनाते हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, अगर वो 5th बर्थडे से पहले उनकी डेथ हो जाती है देन दैट कम्स अंडर चाइल्ड मोर्टालिटी। तो ये 4 ऐसे मेजर इंडिकेटर है जिसपे ग्लोबल हंगर इंडेक्स को मेजर किया जाता है। और इस बार इंडिया का जो कंडीशन है वह काफी वर्स्ट कंडीशन रहा है और उसे सीरियस कैटेगरी स्टेटस में रख दिया गया है। अब जो जीएचआई है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इज कैलकुलेटेड ऑन 100 बेसिस पॉइंट्स। अब ऐसा नहीं है कि कोई जो कंट्री 100 पॉइंट्स ला रहा है वो अच्छा कैटेगरी में, जो कंट्रीज 0 पॉइंट्स ला रहे हैं उसे टॉप परफॉर्मर माना जाता है। 0 पॉइंट लाने का मतलब है कि वहां अंडर नरिशमेंट भी 0 है, वहां पे चाइल्ड स्टंटिंग भी 0, मतलब अच्छा परफॉर्मेंस है। जो कंट्री का जितना कम स्कोर रहता है उसे अच्छा परफॉर्मेंस माना जाता है और जिस कंट्री का जितना अधिक स्कोर रहेगा, 100 के जितना अधिक नजदीक रहेगा, उसे वर्स्ट परफॉर्मर माना जाता है। तो इंडिया का जो इस बार स्कोर रहा वह 29.1 रहा और उसे सीरियस कैटेगरी स्टेटस में रख दिया गया। जीएचआई बेसिकली एक एनुअल रिपोर्ट है एंड ईच सेट ऑफ जीएचआई स्कोर यूज डाटा ऑफ 5 इयर्स। जो हमारा जीएचआई है वह हर साल रिलीज होता है और जिस साल रिलीज होता है उससे 5 साल पीछे का वह डाटा को रिलीज करता है। और इस बार का जो जीएचआई है वह डाटा है 2017 से 2021 के बीच का, जिसमें वो चारों जो हमने कंपोनेंट देखा है, चाइल्ड स्टंटिंग, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मोर्टालिटी, उसके बेसिस पे ये रिपोर्ट अपना रिलीज करता है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के जो की फाइंडिंग्स है, जो स्पेशली इंडिया के केस में, उसे देखें। रैंक और स्कोर हमने देखा कि इंडिया का जो रैंक है 107 है आउट ऑफ 121 कंट्रीज विथ ए स्कोर ऑफ 29.1। इंडिया वाज इन सीरियस कैटेगरी, इंडिया को सीरियस कैटेगरी में रखा गया है। जितने भी इंडिकेटर है उसमें से इंडिया ने 2 चीज पे अच्छा परफॉर्म किया है, बट स्टिल
दो जो उसके इंडिकेटर है, जो कंपोनेंट है, उस पर इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। जो पहला है वह है चाइल्ड वेस्टिंग रेट। चाइल्ड वेस्टिंग रेट 19.3%, विच वर्स देन अर्लियर लेवल रिकॉर्डेड इन 2014। जो चाइल्ड वेस्टिंग है उसमें इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है और उसका स्कोर 19.3% रहा है। बात करें अंडर नरिशमेंट की भी, यहां भी इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है और अंडर नरिशमेंट का जो रेट है अगेन वो राइज हुआ है और जहां पे यह 14.6% 2018-20 में से अब चला गया है 16.3% 2019-21 के फाइनेंशियल ईयर में। तो ये दो जो इसके कंपोनेंट है, चाइल्ड वेस्टिंग और अंडर नरिशमेंट, पे इंडिया का परफॉर्मेंस डेटोरिएट किया है। दो अदर टू जो कंपोनेंट है, चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड मोर्टालिटी, वहां पे इंडिया ने अपना इंप्रूवमेंट दर्ज किया है और जो पहले चाइल्ड स्टंटिंग 38.7% था वह 35.5% हो गया है। चाइल्ड मोर्टालिटी रिड्यूस फ्रॉम 4.6% टू 3.3% इन दिस पीरियड। तो ये दो जो उसके कंपोनेंट थे, जो इंडिकेटर थे, उस पर इंडिया ने अपना इंप्रूवमेंट दर्ज किया है। इंडिया और उसके नेबरहुड की बात करें तो सबसे आश्चर्यजनक बात यही है कि इंडिया अपने नेबरिंग कंट्री, छोटे छोटे नेबरिंग कंट्री से भी काफी पीछे है। जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, इवन पाकिस्तान की बात करें, श्रीलंका में इतना इकोनॉमिक क्राइसिस आया, इसके बावजूद भी वो हमसे बेस्ट रैंक में रहा। तो इंडिया के लिए एक बहुत ही मेजर इशू कह सकते हैं, मुद्दा है, जो जिसे इंडिया को लुक फॉरवर्ड करना चाहिए। आप देख सकते हैं कि ऑल साउथ एशियन कंट्री, श्रीलंका का जो रैंक है 64 है, नेपाल 81, बांग्लादेश 84 एंड पाकिस्तान 91। एक्सेप्ट अफगानिस्तान, इंडिया इन सबसे पीछे रहा है और अफगानिस्तान का रैंक 109 है। तो अफगानिस्तान भी इंडिया से ज्यादा पीछे नहीं है, सिर्फ 2 रैंक पीछे रहा है। तो हमारा इतना बड़ा इकोनॉमिक सुपर पावर होते हुए भी अगर हम हंगर इंडेक्स में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो एक सीरियस इशू है। जो टॉप परफॉर्मर्स और वर्स्ट परफॉर्मर्स रहे हैं इस इंडिकेटर में, टॉप परफॉर्मर्स की बात करें, बेलारूस, बोस्निया, हर्जेगोविना, चिली, चाइना एंड क्रोएशिया आर द टॉप परफॉर्मर्स इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स। वर्स्ट परफॉर्मर की बात करें, छाद, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मेडागास्कर, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड यमन आर द वर्स्ट परफॉर्मर्स इन दिस global hunger index. So this is all about global hunger index report. The next topic that we have choose is Interpol General Assembly meeting in Delhi. आज से ही 18 अक्टूबर से ही इंटरपोल की जो जनरल असेंबली है उसका मीटिंग दिल्ली में होने वाला है फॉर 4 डेज और यह सेकेंड टाइम है जब इंटरपोल का मीटिंग इंडिया में हो रहा है। फर्स्ट टाइम 1997 में यह मीटिंग, इंटरपोल का जनरल असेंबली का मीटिंग इंडिया में हुआ था। दैट्स वाई यह एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। और चूंकि इंडिया ग्लोबल लेवल पे अब अपना प्रेजेंस शो कर रहा है, पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी, सो इंटरपोल का मीटिंग सेकेंड टाइम होना एक बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि एक बहुत ही ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। इसी के लिए अब हम पहले जानते हैं कि आखिर ये इंटरपोल है क्या, कब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, कैसे इसकी फंक्शनिंग है और क्या क्या इसके मेजर गोल हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश होता है उस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सो उसके बारे में हम डिटेल्ड में चर्चा करेंगे। बेसिकली इंटरपोल इज ए क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन और इंटरपोल यह मेंबर ऑफ 194 मेंबर कंट्रीज। जो इंटरपोल है एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। अगेन याद रखिए कि यह इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है इंटर गवर्नमेंटल means it is an organization of sovereign states, sovereign countries which have right to take decisions independently. इंटरगवर्नमेंटल का मतलब बेसिकली यही है कि वह एक सोवरेन स्टेट्स का ऑर्गेनाइजेशन है और इंटरपोल में अभी 194 मेंबर हैं। इसका हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में है। इसका फॉर्मेशन 1923 में हुआ था एज ए इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन एंड कॉलिंग स्टार्ट इटसेल्फ इंटरपोल इन 1956। अब शुरुआत में जब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1923 में, तब इसको इंटरपोल नहीं कहा जा रहा था, इसका इंटरपोल नाम दिया गया इन 1956। और इंडिया जस्ट आफ्टर फ्रीडम 1949 में इंडिया ने इसको ज्वाइन कर लिया। तो याद रखिएगा इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं है, आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने इंटरपोल को ज्वाइन किया था।
अब देखते हैं कि जैसे जस्ट मैंने बताया कि जब भी कोई ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश होता है तो उसके कुछ ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सिमिलरली इंटरपोल ने भी कुछ अपने ऑब्जेक्टिव्स डिक्लेयर कर चुके हैं। क्या क्या उसका ऑब्जेक्टिव है? काउंटरिंग टेररिज्म। ऑलमोस्ट 194 मेंबर इसके हैं, तो लगभग ग्लोबल वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज हैं लगभग इसके मेंबर्स हैं। तो इन मेंबर कंट्रीज में टेररिज्म को काउंटर करने का इनका एक मेजर ऑब्जेक्टिव है कि कैसे टेररिज्म को कंट्रोल किया जा सके, कैसे उन्हें कंबाट किया जा सके, उनकी एक्टिविटीज को कैसे प्रोहिबिट किया जा सके। दैट इज वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरपोल। सेकेंड वन, प्रमोटिंग बॉर्डर इंटीग्रिटी वर्ल्ड वाइड। जितने भी इनके मेंबर कंट्रीज है वर्ल्ड वाइड, उन सब में कहीं ना कहीं एक पीस को प्रमोशन करने के लिए, बॉर्डर इंटीग्रिटी को बढ़ाने के लिए इंटरपोल हमेशा एक्टिव रहता है कि मेंबर कंट्रीज के बीच एक अच्छा हेल्दी रिलेशन बनाया जा सके, उनकी बॉर्डर इंटीग्रिटी को बढ़ाया जा सके। थर्ड वन, प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल कम्युनिटीज। अगर आप अभी देखें कि सीरिया में या म्यांमार में या फिर चाइना के जो जिनजियांग प्रोविंस हैं, वहां पे बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज हैं जो कि वल्नरेबल स्टेटस में हैं। तो इंटरपोल वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे अगर बात करें, यमन में भी देख सकते थे कि ग्लोबल लेवल पे जितने भी वल्नरेबल कम्युनिटीज हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए हमेशा कुछ ना कुछ ये रूल एंड रेगुलेशंस और एक्टिव पार्टिसिपेशन करते रहता है। तो इसका एक मेजर ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हमारे मेंबर देश के बीच में जितनी भी अगर कोई भी ऐसा सिचुएशन आता है जिसमें कोई कम्युनिटी वल्नरेबल कंडीशन में चले जाती है तो इंटरपोल उसे भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइडिंग ए सिक्योर साइबर स्पेस फॉर पीपल एंड बिजनेस। अब चूंकि वर्ल्ड इतना एडवांस हो रहा है, 5G लॉन्च हो रहे हैं, टेक्निकली लोग एडवांस हो रहे हैं, तो साइबर थ्रेट एक मेजर इशू है बिटवीन द मेंबर कंट्रीज, इवन बिजनेसमैन। तो उनको भी साइबर स्पेस को सुरक्षित करने के लिए भी इंटरपोल का एक ऑब्जेक्टिव है, उस पर वो हमेशा काम करती रहती है ताकि बिजनेस को मेंबर कंट्रीज के बीच में प्रमोट किया जा सके और साइबर क्राइम को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए हमेशा एक्टिव रहता है। थर्ड वन, कर्बिंग इलिसिट मार्केट्स। जो ड्रग ट्रैफिकिंग होते हैं, एनिमल ट्रैफिकिंग भी होते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होते हैं, इन सब को कंट्रोल करने के लिए इंटरपोल बहुत ही एक्टिव है और इसके रूल एंड रेगुलेशन इस कंडीशन में इस रिगार्डिंग बहुत ही हार्ड भी है। ये अपने मेंबर कंट्रीज के साथ मिलकर इसे कंट्रोल करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ लॉस, इफेक्टिव लॉस रेगुलेट करते रहते हैं। सपोर्टिंग एनवायरमेंट सिक्योरिटी। अब जो इन्वायरमेंट सिक्योरिटी है, जो इन्वायरमेंट है, उससे रिलेटेड भी यूनियन जो इंटरपोल है बहुत ही ज्यादा कंसर्न रहती है कि जैसे अभी एग्जांपल में अगर आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा फॉरेस्ट फायर्स हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग का इश्यूज हो रहा है, इंटरपोल उस पर भी काफी एक्टिव है। इंटरपोल का मानना है कि इन्वायरमेंट को जब तक हम सुरक्षित नहीं रखेंगे तब तक हमारे मेंबर कंट्रीज सही से सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। दैट्स वाई वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड मैटर पे भी बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहती है। एंड प्रमोटिंग ग्लोबल इंटीग्रिटी। ग्लोबल इंटीग्रिटी, अब चूंकि ये 194 मेंबर कंट्रीज का मेंबर है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो लगभग सारे कंट्रीज आ गए, तो इनमें एक ग्लोबल इंटीग्रिटी, ग्लोबल पीस मेंटेन करने के लिए भी यह काम करते रहती है ताकि मेंबर कंट्रीज के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है उसको बढ़ाया जा सके, पीस को बढ़ाया जा सके ताकि ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर बरकरार रहे और इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। इसके लिए भी इंटरपोल बहुत ही ज्यादा काम करती रहती है। हाउ इज इंटरपोल ऑर्गेनाइज्ड? ये तो हमने देख लिया कि उसकी ऑब्जेक्टिव्स है कि आखिर ये कैसे काम करती है, कैसे खुद को ऑर्गेनाइज कर रही है। तो इसका भी कुछ स्ट्रक्चर्स है, देख सकते हैं स्ट्रक्चर में कि द हेड ऑफ इंटरपोल इज प्रेसिडेंट हु इज इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली। ही कम्स फ्रॉम वन ऑफ द मेंबर नेशन एंड होल्ड ऑफिस फॉर 4 years। जो हेड होते हैं इंटरपोल के, जो मेंबर कंट्रीज है, उन्हीं में से किसी एक कंट्रीज के मेंबर को प्रेसिडेंट बनाया जाता है, जिनका टाइम पीरियड 4 years का होता है और इनकी ही प्रेसिडेंटशिप में मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं। और डे टू डे एक्टिविटीज को इनके कंट्रोल करने के लिए एक फुल टाइम सेक्रेटरी होता है जो 5 साल के लिए ऑफिस को होल्ड करके रखता है। और डे टू डे एक्टिविटीज मतलब इंटरपोल डे टू डे क्या काम कर रही है उन सब का रूल और रेगुलेशन करने के लिए, उनका एग्जीक्यूशन करने के लिए ये फुल टाइम सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाता है। All contact of a country's law enforcement agency with Interpol is through highest investigation body of the land। और जितने भी इसके मेंबर कंट्रीज है उन हर एक मेंबर कंट्रीज के बीच में, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया है, तो इंडिया में जो सबसे हाईएस्ट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, फॉर एग्जांपल क्राइम से रिलेटेड सीबीआई को मान लेते हैं, तो वैसे जितनी भी मेंबर कंट्रीज है उनसे यह इंटरपोल कनेक्टेड रहता है ताकि वहां पे उस लॉ को इन्फोर्स किया जा सके। और इंडिया में
सीबीआई जो है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वह इंटरपोल का एक समझ लीजिए विंग है जो इंटरपोल से कनेक्ट होकर काम करती है। और इंटरपोल के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो एग्जीक्यूशन है, पॉलिसीज हैं, उसका एक विंग यहाँ एस्टैब्लिश होता है। हमारा इंटर और सीबीआई उसके कोऑर्डिनेशन में काम करती है। अब बात करते हैं इंटरपोल की नोटिसेस। ये जो नोटिसेस निकालती है इंटरपोल, ये बहुत अलग अलग ग्राउंड पर निकालती है। ये डिफरेंट स्टेटस कंडीशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोटिसेस निकालती है। और ये जो नोटिसेस होते हैं वो आपको जानकर आए होंगे कलर बेस्ड होते हैं, रेड नोटिस, ब्लू नोटिस, इस टाइप के नोटिसेस होते हैं। बट इनका कैटेगरी अलग अलग होता है, अलग अलग टाइम फ्रेम में इनको इशू किया जाता है। तो देखते हैं कि कौन सा नोटिस कब इशू किया जाता है। अगर रेड नोटिस की बात करें हम, तो ये तब इशू किया जाता है जब किसी वांटेड पर्सन, देख सकते हैं आप यहाँ पे लिखा हुआ है, वांटेड पर्सन के अगेंस्ट में ये इशू किया जाता है कि जब कोई आपका ऐसा कोई क्राइम कर देते हैं और आपको वांटेड लिस्ट में रख दिया जाता है, देन इंटरपोल जो है ग्लोबल लेवल पे आप ऐसा कोई क्राइम करते हैं, किसी कंट्री में कोई ऐसा क्राइम कर देते हैं, किसी रीजन में जाके ऐसा कोई क्राइम कर देते हैं जो कि बहुत ही हीनियस हो, तो आपको जो इवन सिर्फ ऐसा नहीं कि किसी पर्सन, इवन ऑर्गेनाइजेशन पे भी या रेड नोटिस जारी कर सकता है। ब्लू नोटिस कब जारी किया जाता है? टू कलेक्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सन्स आइडेंटिटी। किसी पर्सन के आइडेंटिटी के बारे में, उसके लोकेशन के बारे में जानने के लिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए यह ब्लू नोटिस जारी किया जाता है। ग्रीन नोटिस कब जारी किया जाता है? टू प्रोवाइड वार्निंग एंड इंटेलिजेंस अबाउट पर्सन हु हैव कमिटेड क्राइम ऑफेंस एंड आर लाइकली टू रिपीट द क्राइम्स इन अदर कंट्रीज। यह तब इशू किया जाता है जब इंटरपोल को किसी पर्सन के अगेंस्ट में, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में वार्निंग देना हो, तब यह इशू किया जाता है। यह वार्निंग इस प्रकार का होता है कि इस पर्सन ने यहां क्राइम किया है, हो सकता है वो दूसरे कंट्री में भी सेम क्राइम करे। देन इस कंडीशन में जो इंटरपोल है वह ग्रीन नोटिस इशू करता है। एक और नोटिस होता है इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस। ये बहुत ही स्पेशल टाइप का नोटिस होता है, issued for the groups and individuals who are target of UN Security Council Sanction Committee। यह तब इशू किया जाता है जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, अगर किसी मेंबर, किसी ग्रुप्स पे वो अगर सैंक्शन लगा दिया है या लगाने वाला है, देन इन दैट कंडीशंस इंटरपोल जो है वह इंटरपोल स्पेशल नोटिस जारी करता है उस ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल के अगेंस्ट में। नेक्स्ट वन, येलो नोटिस। ये क्या है कि टू हेल्प लोकेट मिसिंग पर्संस। अगर कोई पर्सन मिसिंग है तो उसके लिए यह येलो नोटिस जारी किया जाता है। नेक्स्ट वन, ब्लैक नोटिस। टू सीक इंफॉर्मेशन ऑन अनआइडेंटिफाइड बॉडीज। कि कोई एक ऐसा सिचुएशन आ गया है जिसके बारे में जानकारी नहीं है, कोई अनआइडेंटिफाइड बॉडी है, देन इन दैट कंडीशन जो इंटरपोल है ब्लैक नोटिस इशू करती है। नेक्स्ट वन, ऑरेंज नोटिस। टू वार्न ऑफ एन इवेंट, अ पर्सन, एन ऑब्जेक्ट और प्रोसेस रिप्रेजेंटिंग अ सीरियस एंड इमिनेंट थ्रेट टू पब्लिक सेफ्टी। जब उसे किसी पर्सन के अगेंस्ट में, कोई स्पेशल इवेंट के अगेंस्ट में, किसी ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट में जब वार्निंग देना होता है, देन इन दैट कंडीशन वह ऑरेंज नोटिस रिलीज करता है। फिर नेक्स्ट वन आता है पर्पल नोटिस। टू सीक और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन modus operandi, objects, devices and cancelment methods used by criminals। जब कोई क्रिमिनल्स एक ऐसा कोई मेजर रोल प्ले कर रहा हो जिससे बहुत ज्यादा थ्रेट हो, उसके इंफॉर्मेशन पे, उसके ऑब्जेक्ट्स पे, उसके डिवाइस पे, उसके मेथड पे जब नोटिस जारी करना होता है तो यह पर्पल नोटिस जारी किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन अबाउट इंटरपोल। और याद रखिएगा इंडिया में इसका यह सेकेंड मीटिंग होने जा रहा है। फर्स्ट 1997 में हुआ था, दैट्स वाई यह बहुत ही ज्यादा मेजर न्यूज है। इतने सालों बाद इंडिया में इसकी मीटिंग हो रही है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये सेशन। आप कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि क्या और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है और हम उस पर काम करेंगे। थैंक यू। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.